एक्सप्लेनर में हम बंगाल चुनावों की बेहद उलझी हुई और हाई वोल्टेज राजनीति की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सोर्स मटेरियल के डेटा और दावों पर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये चुनाव इतिहास के बाकी चुनावों से इतना अलग क्यों है। सोर्स के मुताबिक बीजेपी इस बार अपना पूरा जोर लगा रही है। क्यों? क्योंकि अब बात सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित रहने की नहीं है। बंगाल जीतना उनके लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है, ये साबित करने के लिए कि वो सही मायनों में एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। बंगाल में ऊंचे दाव, चुनाव आयोग और सुरक्षा, वोटर लिस्ट और घुसपैठ, खान पान का टकराव, मुफ्त के वादे और अंत में भविष्य के लिए इसके मायने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, बंगाल में ऊंचे दाव या कहें मार्जिन का खेल। अगर हम 2021 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। बीजेपी को 38% वोट शेयर और 77 सीटें मिली, लेकिन जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 36 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर महज 5% था और 85 सीटों पर यह मार्जिन सिर्फ 15% था। आप समझ रहे हैं, यह बहुत ही मामूली अंतर है और यही वजह है कि आज एक एक वोट और हर एक स्ट्रैटेजी के लिए इतनी भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा दूसरा विषय है चुनाव आयोग और सुरक्षा के मोर्चे पर आया एक बड़ा संस्थागत बदलाव। जरा 2400 के इस नंबर पर गौर कीजिए। सुरक्षा बलों की तैनाती का यह पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। सीएपीएफ की 2400 कंपनियों का सीधा सा मतलब है लगभग 24,40,000 सुरक्षाकर्मी। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सोर्सेस के मुताबिक यह संख्या मणिपुर के इतने गंभीर संकट के दौरान भेजी गई फोर्स से भी पूरे 8 गुना ज्यादा है। और अधिकारियों के तबादलों में तो एक बहुत ही भारी असमानता नजर आती है। एक तरफ अकेले बंगाल में 483 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए और दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल और बाकी कई राज्यों को मिलाकर भी ये संख्या सिर्फ 23 रही। ये बहुत बड़ा फर्क है और ये डेटा चुनाव आयोग के फोकस पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बात सिर्फ तबादलों पर ही खत्म नहीं होती। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी तरह रोक, कुछ खास जिलों से पर्यटकों को बाहर निकालने के आदेश और 800 से ज्यादा लोगों को, जिनमें ज्यादातर टीएमसी नेता हैं, ट्रबल मेकर मानकर उनकी गिरफ्तारी के आदेश। आलोचकों का मानना है कि इस तरह के बेहद सख्त और व्यापक कदम दरअसल संस्थागत शक्तियों का हद से ज्यादा इस्तेमाल है। अब आते हैं तीसरे सबसे विवादित मुद्दे पर, वोटर लिस्ट से नाम कटना और घुसपैठ की बयानबाजी बनाम जमीनी हकीकत। एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगभग 27 लाख वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ट्रिब्यूनल में गई 138 अपीलों में से 136 लोगों के वोटिंग अधिकार तुरंत बहाल कर दिए जाते हैं। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम काटने की इस प्रक्रिया में कुछ बहुत ही गंभीर खामियां हो सकती हैं। राजनीतिक रैलियों में भले ही 2 करोड़ घुसपैठियों की बात जोर शोर से की जाती हो, लेकिन असल डेटा एकदम अलग तस्वीर पेश करता है। जरा सोचिए, यूपीए सरकार के समय कुल डिपोर्टेशन लगभग 90,000 थे। वहीं मौजूदा एनडीए सरकार के तहत ये आंकड़ा महज 2 से 3,000 के बीच सिमट गया है और 2017 में तो सिर्फ 51 लोगों को ही डिपोर्ट किया गया था। यानी राजनीतिक दावों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। चौथा अहम पहलू, खान पान और संस्कृति का टकराव, या कहें कैसे भूगोल आपकी विचारधारा तय करता है। राजनीतिक विचारधाराएं भूगोल के हिसाब से कैसे बदल जाती हैं, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। उत्तर भारत में जहां शाकाहार को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और मांस की दुकानों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, वहीं इसके ठीक उलट बंगाल और पूर्वोत्तर में राजनीतिक नेता स्थानीय वोटरों का दिल जीतने के लिए सरेआम मछली खाने के चैलेंज देते हुए नजर आते हैं। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स में कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलिए अब 5वें विषय पर चलते हैं, मुफ्त के वादे और बंगाल की आर्थिक सच्चाई। इन बड़े बड़े चुनावी वादों के बीच राज्य की जमीनी आर्थिक हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। बंगाल का डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी राज्य पर कर्ज और उसकी जीडीपी का अनुपात 40% तक पहुंच चुका है। सोर्स के मुताबिक अगर पूरे भारत की बात करें तो पंजाब के बाद बंगाल दूसरा सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। खर्चों का गणित तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। राज्य के कुल बजट का लगभग 65% हिस्सा तो सीधे सीधे वेतन, पेंशन और पिछले कर्जों का ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है।
अब आप ही सोचिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि सड़कों, स्कूलों या किसी भी नए विकास कार्य के लिए खजाने में नाम मात्र का पैसा बचता है। लेकिन इस गंभीर आर्थिक तंगी के बावजूद आसमान छूते वादे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नौकरी की तैयारी करने वालों को 15,000 रुपए देने से लेकर किसानों की सब्सिडी बढ़ाने तक के दावे किए जा रहे हैं, जबकि राज्य पहले से ही महिलाओं को हर महीने 1,500 से 2,500 रुपए दे रहा है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाता है, जब बजट इतना टाइट है तो मुफ्त की रेवड़ियों का ये भारी भरकम खर्च आखिर उठाया कहाँ से जाएगा? और अब आखिरी पॉइंट, भविष्य के लिए इन सब के क्या मायने हैं? क्या ये एक नया राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट है? इन सारे हालात को देखते हुए सोर्स ने एक बहुत ही मशहूर कहावत को बदलकर एक गंभीर चेतावनी दी है। आज जो बंगाल में हो रहा है, कल वो पूरे भारत में होगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर भारी भरकम संस्थागत पाबंदियां और आक्रामक बयानबाजी यहां कामयाब हो जाती है, तो ये आने वाले समय में देश की राजनीति का एक नया और पक्का टेम्पलेट बन सकता है। तो अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है वो ये है, क्या इन आक्रामक रणनीतियों और संस्थागत शक्तियों के इस तरह के इस्तेमाल पर कोई रोक लगेगी, या फिर क्या ये फॉर्मूला कामयाब होकर पूरे देश के भविष्य के चुनावों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तथ्यों को गहराई से परखते रहें। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।